हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई रेलवे में कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसीज आती हैं, किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहती है, क्या एज रहती है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, फिजिकल किस में रहता है और किस में नहीं रहता है, मेडिकल किस तरीके से रहता है। जितनी भी भर्तियां रेलवे में आती हैं सबके बारे में आज हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो अगर हम सबसे पहले रेलवे को थोड़ा सा जानें तो एक बात सबसे पहले आपको समझनी होगी कि रेलवे काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो रेलवे को काम करने के लिए भी सबसे पहले क्या चाहिए, भाई सबसे पहले जरूरत पड़ेगी वहां पर टेक्निकल लोगों की। टेक्निकल लोग क्या करेंगे भाई, वो वहां पर रेलवे में पटरियां बिछाना, सिग्नल का काम करना, ट्रेन को ऑपरेट करना, ट्रेन कैसे पहुंचेगी, लेट होगी जल्दी होगी, और ट्रेन की स्पीड कैसे काम करेगी, उन सारी चीजों के लिए जरूरत पड़ती है हमें सबसे पहले टेक्निकल लोगों की। उसके बाद में अगर हम बात करें तो फिर ट्रेन को चलाने के लिए वहां पर जरूरत पड़ती है हमें किसकी भाई, एक ट्रेन में ड्राइवर की। ड्राइवर को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइवर को हम लोग बोलते हैं लोको पायलट। ये हम बोलते हैं भैया यहां पर ड्राइवर को। जैसे एरोप्लेन को चलाते हैं, वो जो चलाता है उसको पायलट बोलते हैं, ऐसे ही जो ट्रेन को चलाता है उसको बोलते हैं हम लोको पायलट। अब यहां पर टेक्निकल लोगों ने अपना काम कर दिया, लेकिन बाद में मेंटेनेंस का काम, ये जो छोटा एक लेबर क्लास वर्क हम कह सकते हैं या मेंटेनेंस वर्क हम कह सकते हैं, वहां पर जो जरूरत पड़ती है उन लोगों की, उनको बोल देते हैं भैया ग्रुप डी की वैकेंसी, कि वहां पर ग्रुप डी में उन लोगों को भर्ती किया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो चौथी भर्ती यहां पर जो आ जाती है वो आ जाती है कि जब ये सारी चीजें होंगी तो वहां पर भाई हमें कहीं ना कहीं रेलवे को एक सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर हमें जरूरत पड़ती है फिर रेलवे को प्रोटेक्ट करने की, जिसको हम लोग बोलते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे को प्रोटेक्ट जो लोग करेंगे। उसके बाद यहीं पर हमें जरूरत पड़ेगी रेलवे से के जो ऑफिशियल वर्क होंगे, जैसे भाई एक स्टेशन रेलवे का बना हुआ है, अब उस स्टेशन को ऑपरेट करना, दूसरा जो ट्रेन रनिंग में है उसको पूरा का पूरा मैनेज करके रखना। भाई दो तरीके से रेलवे वर्क करता है, एक स्टेशन हो गया जहां पर ट्रेन आएगी और पैसेंजर वहां पर बैठेंगे, और एक हो गई हमारी ट्रेन। ये दो तरीके से वर्क कर रहा है। ये हमेशा मूविंग रहती है, एक जगह से दूसरी जगह तक घूमती रहती है, और ये हमेशा एक जगह आपका स्थिर रहता है। लेकिन दोनों ही जगहों पर आपको एक मैनेजिंग स्टाफ तो चाहिए ना, कि जो इसको पूरा का पूरा मैनेज करता रहे। तो मैनेजिंग स्टाफ में जिन लोगों की जरूरत पड़ती है उन सबको एक जगह हम लोगों ने रख लिया एनटीपीसी में। तो इस तरीके से 5 जगहों पर इसकी वैकेंसी रहती है, 5 तरीकों से इसकी वैकेंसी आती है। अब ये वैकेंसी कैसे आती है, क्या क्वालिफिकेशन मांगते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग यहां पर एक बार समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं भाई एएलपी की, तो एएलपी में क्या होता है, एएलपी की वैकेंसी में क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो भैया यहां पर आपका डिप्लोमा जो हो जाता है, जो कई लोग 12th के बाद या फिर 12th के बाद डिप्लोमा करते हैं, भाई मैंने मैकेनिकल में किया या मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया या फिर मैंने इलेक्ट्रिकल में किया या फिर मैंने आरएसी में किया, ऐसे करके आप अपनी अपनी ट्रेड में या तो डिप्लोमा करते हैं या फिर आप आईटीआई करते हैं। ये लोग कौन, इन लोगों की क्वालिफिकेशन कहां के लिए होती है, एएलपी के लिए होती है। ये लोग एएलपी का फॉर्म भर सकते हैं, डिप्लोमा और आईटीआई वाले। अगर इसमें मैं एज की बात करूं तो भैया इसमें जो एज होती है वो जनरली 18 से 30 साल रहती है, ठीक है ना। इस बार एज थोड़ी थोड़ी बढ़ाई भी है सरकार ने, लेकिन जनरली जो एज रहती है वो 18 से 30 साल तक रहती है। 18 से बड़ा और 30 साल से छोटा कोई भी बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है। आगे इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे, तो ये इनको मैं हटा लेता हूं, एक एक करके मैं आपको सारी चीजें समझा देता हूं। ये हो जाती है भाई इसकी एज। अब बात करें अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो एग्जाम जो होता है इसका वो होता है भैया सीबीटी, ठीक है ना। सीबीटी 1 होता है एक, और एक दूसरा होता है सीबीटी 2, और एक होता है सीबीएटी। ऐसे करके इसके एग्जाम होते हैं। सीबीटी 1 जो एग्जाम होता है वहां पर आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस,
और जनरल अवेयरनेस, ये चारों चीजें आपकी पूछी जाती हैं। 75 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, ठीक है ना। उसके लिए एएलपी के लिए टेक्नीशियन हर एक वैकेंसी के लिए मैं सेपरेट वीडियो भी लाऊंगा, लेकिन अभी जनरली मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो ऐसी लेकर आया हूं ये, जहां पर रेलवे की जनरल इंफॉर्मेशन आपको मिल सके कि भाई कौन क्वालिफिकेशन, कौन एज वाला बच्चा किस कैटेगरी में फॉर्म भर सकता है। उसके बाद में आपका सीबीटी 2 होता है, ये भी आपका पार्ट ए और पार्ट बी, इसके दो पार्ट होते हैं, ऐसे करके होता है। पार्ट बी वाला जो होता है वो ट्रेड का एग्जाम होता है, जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये सीबीएटी जो है ये साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, और लास्ट में जब मेरिट बनती है तो 70% वेटेज इसका और 30% वेटेज इसका लगा करके इनकी मेरिट बनती है, ठीक है ना। बाकी इसकी डिटेल्ड वीडियो में पूरी बात उधर भी करेंगे। अभी बस शॉर्ट में आप इतना समझ लो कि इसमें जब भी फॉर्म आपको भरना होगा तो आपको चाहिए होगा भैया, या तो आप डिप्लोमा हो या फिर आप क्या हो, आईटीआई हो। आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। फिजिकली और मेंटली आप फिट होने चाहिए, क्योंकि इसमें जो मेडिकल होता है वो बिल्कुल ए लेवल का मेडिकल होता है। बहुत अच्छा खासा मेडिकल आपको एएलपी में देखने को मिलता है। इसके अलावा फिजिकल की बात करूं तो इसमें किसी भी तरीके का कोई भी फिजिकल नहीं होता है, लेकिन आपका मेडिकल जो होता है वो अच्छे लेवल का रहता है। एग्जाम पैटर्न में आप ऐसे कह सकते हो कि पहले आपका प्री होगा, जो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें कुछ परसेंटेज होते हैं, जैसे जनरल वालों को 40% मार्क्स चाहिए होते हैं सीबीटी 2 में बैठने के लिए। फिर सीबीटी 2 पेपर होगा। सीबीटी 2 में जब आप क्वालिफाई कर जाते हो, यह वैकेंसीज का 8 गुना बुलाए जाते हैं बच्चे सीबीएटी के लिए, यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट के, साइको टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद में एक फाइनल मेरिट बनती है, तब आपका सिलेक्शन होता है, तब आप बनते हो असिस्टेंट लोको पायलट। आप क्या बनते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट। उसके बाद में फिर लोको पायलट, सीनियर लोको पायलट, इस तरीके से आपके प्रमोशंस होते रहते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें टेक्नीशियन के लिए, जो टेक्निकल एग्जाम आपका होता है, तो टेक्नीशियन में 2 तरीके के एग्जाम आपके होते हैं। एक होता है आपका ग्रेड 1 और एक होता है आपका ग्रेड 3। ये 2 तरीके के एग्जाम आपके रहते हैं। ग्रेड 3 की मैं बात करूं तो इसमें अब की बार तो भी 12th भी बोल दिया, उसके अलावा आपका आईटीआई हो गया या फिर डिप्लोमा हो गया। इसके लिए होता है बिल्कुल जनरल तरीके के टेक्नीशियन यहां पर रहते हैं, कोई भी स्पेशल ट्रेड वाला कोई भी एग्जाम यहां पर नहीं होता है। जबकि ग्रेड 1 में मैं बात करूं तो यहां पर आपका बीटेक हो गया या फिर आपका बीएससी हो गया, ये इसमें मांगा जाता है, ग्रेजुएशन इसमें मांगी जाती है। वहीं अगर मैं एज की बात करूं तो यहां पर भी जो आपकी एज रहती है वो 18 से 30 साल आपकी एज रहती है। और यहां पर अगर मैं फिजिकल के लिए बात करूं तो एक नॉर्मल सा फिजिकल आपका होता है, सिर्फ रेस होती है 1000 मीटर की, बाकी बहुत ज्यादा चीजें नहीं। इसमें फिजिकल नहीं होता है, वो ग्रुप डी में होता है। इसमें फिजिकल नहीं होता है, इसमें आपका मेडिकल होता है, ठीक है ना। और मेडिकल बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है एएलपी के कंपैरिजन को अगर हम करें तो। यहां पर अगर रिटन एग्जाम की बात करूं, यानी एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं, तो एग्जाम पैटर्न में बस आपका एक एग्जाम होता है, ठीक है ना, सिर्फ एक एग्जाम होगा। सीबीटी, सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आपका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा और नेगेटिव मार्किंग आपको रेलवे के हर एक एग्जाम में देखने को मिलती है। और उसके बाद में सीधे सीधे फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर जॉब आपकी हो जाती है। वहीं अगर मैं बात करूं बच्चों की सबसे फेवरेट जॉब के बारे में, बच्चों की सबसे फेवरेट जॉब हो जाती है ये तीनों। एक हो जाती है आपकी आरपीएफ, एक हो जाती है आपकी ग्रुप डी और एक हो जाती है आपकी एनटीपीसी। ये बड़ी फेवरेट जॉब होती हैं बच्चों की, ठीक है ना। तो आरपीएफ में जो वैकेंसीज आती हैं हमारी, वो 2 तरीके से वैकेंसीज आती हैं बच्चे। एक तो आती है कांस्टेबल की और एक आती है सब इंस्पेक्टर की। 2 वैकेंसी आरपीएफ में आपको देखने को मिलती हैं। अगर इनकी एज के बारे में मैं बात करूं तो यहां पर जो एज कांस्टेबल की जो रहती है वो रहती है 18 से 28, और एसआई की बात करूं तो वो 20 से 28 वर्ष आपकी एज रहती है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो क्वालिफिकेशन जो कांस्टेबल में रहती है वो सिर्फ 10th पास आपको
मांगा जाता है, जबकि एसआई में बात करूं तो यहां पर आपका ग्रेजुएशन मांगा जाता है। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न यहां पे सीबीटी टेस्ट होता है, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद में आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है या एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जहां पर आपकी रेस भी होती है, आपकी हाई जंप भी होती है और आपकी लॉन्ग जंप भी होती है। वो डिपेंड करती है कि आप कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो, आप एसआई का एग्जाम दे रहे हो, आप मेल हो या फिर आप फीमेल हो। इस पर मैं कल एक पूरी प्रॉपर वीडियो लेकर आ रहा हूं कि भाई आरपीएफ के फिजिकल में क्या क्या होता है, डिटेल्ड सिलेबस क्या होता है, वहां पर क्वालिफिकेशन क्या होती है। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि ये जो वीडियो है ये सारी वैकेंसियों में एक साथ बताने के लिए है कि भैया मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मैं फिजिकली फिट हूं, मेरी एज ये है, तो मैं रेलवे की किन किन वैकेंसियों में फॉर्म भर पाऊंगा। ठीक है ना, ये वीडियो बस इसलिए है। अभी अगर बात करें वहीं ग्रुप डी के बारे में, तो ग्रुप डी में जो एज आपकी मांगी जाती है वो 18 से 30 वर्ष आपकी एज मांगी जाती है। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहां पे क्वालिफिकेशन जाती है 10th पास, सिर्फ 10th पास या फिर आप आईटीआई हो, ये आपकी क्वालिफिकेशन यहां पर मांगी जाती है। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो यहां पर एक आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद में एक फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल में सिर्फ आपकी 1000 मीटर की एक रेस होती है नॉर्मली। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है और जॉब आपकी होती है। यहां पर पीईटी के बाद में आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी होता है जो आपका हाइट और चेस्ट के लिए रहता है। उसके बाद में फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें एनटीपीसी एग्जाम के लिए, ये बड़ा फेवरेट एग्जाम होता है क्योंकि यहां पर जो पोस्ट होती हैं वो आपकी 12th पास से भी होती हैं और आपकी ग्रेजुएशन से भी होती हैं। जैसे मान के चलो आपका स्टेशन मास्टर की पोस्ट होती है वो आपकी ग्रेजुएशन से होती है। टीटी की आपकी पोस्ट जो होती है वो आपकी 12th लेवल से हो जाती है। टीटी समझते हो ना, जो टिकट चेक करते हैं आपकी ट्रेन में सॉरी। इसके अलावा गुड्स गार्ड्स की वैकेंसी होती है। गार्ड होते हैं ना, एक ब्लैक कलर का कोट पहन के बिल्कुल ट्रेन के लास्ट में बैठे होते हैं और एक ट्रेन के इंजन के जस्ट पीछे बैठे होते हैं। गुड्स गार्ड जो होते हैं उनकी वैकेंसी बहुत रहती है इसमें। क्लरिकल वैकेंसी जो होती है, टिकट क्लर्क होते हैं, जैसे आप टिकट विंडो पे जाते हो फिर आप अपनी टिकट लेते हो वहां से, तो जितना भी मैनेजिंग स्टाफ होता है वो पूरा आता है एनटीपीसी के अंडर। 12th पास हो गए वो क्लरिकल लेवल पे हो जाते हैं। ग्रेजुएट जो होते हैं वो ऑफिसर या फिर मास्टर लेवल पे हो जाते हैं, जैसे स्टेशन मास्टर हुआ, ट्रेन मैनेजर हुआ तो मैनेजर लेवल हो जाता है। यहां पर जो एग्जाम होता है, एज बात करें सबसे पहले तो यहां पर एज जो होती है वो 18 से 30 वर्ष तक एज आपकी रहती है। और अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न जो यहां पर रहता है उसके 2 टेस्ट होते हैं, एक सीबीटी 1 होता है और दूसरा होता है आपका सीबीटी 2, यानी पहला प्री कह लो और दूसरा आप मेंस कह लो। उसके बाद में आ जाता है आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट क्या होता है भाई, जहां जहां टाइपिंग की जरूरत होती है वहां पर आपका टाइपिंग टेस्ट भी हो जाता है अगर आप क्लरिकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। उसके बाद में आ जाता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर सैलरी की बात करूं ना तो रेलवे की सैलरी हिंदुस्तान में सबसे अच्छी समझी जाती है। मिनिमम से मिनिमम भाई सबसे छोटी पोस्ट को अगर हम देखें तो ग्रुप डी हो जाता है। ग्रुप डी की सैलरी भी ना एवरेज एंड इन हैंड सैलरी 30 से 40 हजार के बीच में आपको पड़ जाती है। तो बाकी की सैलरियों का आप अंदाजा खुद ही लगा लो। अगर एनटीपीसी की बात करूं तो लगभग 60, 70, 80 हजार रुपए, 50 हजार प्लस सैलरी आपकी यहां पर रहती है। ऐसी आरपीएफ में, एएलपी में और टेक्नीशियन में अच्छी खासी सैलरी आपकी यहां पर रहती हैं। तो ये तीनों जो पोस्ट होती हैं ये पोस्ट होती हैं आपकी तीनों की तीनों नॉन टेक पोस्ट, कि यहां पे कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन की रिक्वायर्ड नहीं होती। यहां पर नॉर्मली 10th चाहिए, यहां पर ग्रेजुएशन चाहिए, यहां पर 10th चाहिए, यहां पर 12th या फिर ग्रेजुएशन चाहिए, साथ में आपको बस टाइपिंग आनी चाहिए अगर आप क्लरिकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। ये तीनों ना लोगों की ड्रीम जॉब होती है बच्चे, और ये तीनों ही वैकेंसी आपकी आने वाली हैं इस साल। अच्छी खासी वैकेंसी इस बार हैं। जैसे आरपीएफ में बात करूं या ग्रुप डी में बात करूं या एनटीपीसी में बात करूं तो अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। अगर इन तीनों के सिलेबस के बारे में मैं बात करूं तो नॉर्मल बिल्कुल सिलेबस रहता है। आपका मैथ्स आता है,
आपकी रीजनिंग आती है, इसके अलावा साइंस का वेटेज इसमें सही रहता है। उसके अलावा आपका जीके, जीएस या जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर ये हो गया, और कंप्यूटर से भी कुछ क्वेश्चंस यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। ये चीजें पूछी जाती हैं जनरली, चाहे वो आपका आरपीएफ का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो। सिर्फ क्वेश्चंस के लेवल में थोड़ा बहुत अंतर बढ़ता है। जब ग्रेजुएशन लेवल आ जाता है, 12th आ जाता है, उससे कम आ जाता है, 10th होता है तो उससे थोड़ा सा और कम हो जाता है। तो इन तीनों के लिए ना अगर आप तैयारी शुरू करने वाले हैं तो कभी भी ना अलग अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं है कि भाई आरपीएफ को लेकर के आप अलग तैयारी करोगे या ग्रुप डी को लेकर अलग करोगे या एनटीपीसी को लेकर के अलग करोगे। आपकी एक कॉमन तैयारी सारी तैयारियों के लिए यहां पर हो जाती है। अगर आप इसी तरीके की जो तैयारी है वो आप कर रहे हैं तो उसके लिए एग्जाम विधि आप लोगों के लिए एक बैच भी लेकर आया है। रेलवे भर्ती 2024 के लिए आरपीएफ, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। अब ये बैच की खासियत क्या है? भर्ती अनेक, बैच एक ही बैच में ना तीनों वैकेंसियों को टारगेट करके आपको पढ़ाई करवाई जाएगी। और इस बैच का नाम है बच्चे महासंग्राम बैच। ये बैच अभी ऑफर में आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 399 रुपए का। और इस बैच की जो वैलिडिटी होगी वो वैलिडिटी आपकी रहने वाली है 1 साल की, यानी 1 साल आपकी वैलिडिटी रहेगी, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स की ई बुक्स भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। ठीक है ना? तो जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम विधि ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, या फिर अगर फिर भी आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें, ये जो बैच है बच्चे, ये रेलवे की पूरी तैयारी के लिए एक प्रॉपर बैच है। याद रहे ये बैच डिस्काउंट में 399 रुपए का मिल रहा है अभी। इसका जो प्राइस है वो फिर उसके बाद में बढ़ने वाला है, ऑफर खत्म होने के बाद में, क्योंकि भाई सारी वैकेंसियों की तैयारी करा के चलने वाले हैं और 1 साल तक आपको तैयारी कराने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, 300-400 रुपए में तो तैयारी नहीं हो सकती है, तो इसकी फीस तो आगे चल के बढ़ने वाली है बच्चे। ठीक है ना? इसके अलावा भी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। इसके अलावा कल की जो वीडियो मैं लेकर के आने वाला हूं रेलवे एग्जाम से रिलेटेड, उसमें मैं आरपीएफ की पूरी डिटेल आप लोगों को देने वाला हूं। जैसे कल आरपीएफ की डिटेल देंगे, फिर परसों एनटीपीसी की और उसके अगले दिन ग्रुप डी की। तो 3 वीडियोज में अलग अलग सेपरेट पूरी की पूरी डिटेल कि भैया फॉर्म भरने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन मैंने बताई दी, एज आपकी क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी, आपका जो फिजिकल होगा उसमें क्या होगा, आपका जो पीएमटी होगा उसमें क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या चाहिए होता है, आपका सिलेबस जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपकी सैलरी जो होती है वो क्या रहेगी, इसके अलावा डिटेल्ड एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा वो आपका क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो क्या होती है, लास्ट एग्जाम जो हुए हैं उन एग्जाम्स की जो कट ऑफ गई थी वो क्या गई थी, इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो आरपीएफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कल की वीडियो में मिलने वाला है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।